हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सभी का स्वागत है पहली क्लास। पहली क्लास क्यों बोल रहा हूं कि एप्लीकेशन के अंदर जो है ये आपकी पहली क्लास है यकीन बैच की, मेरे प्यारे भाई। तो सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार वेद अंकित में, मेरे प्यारे दोस्त। ये क्लास आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे बच्चों ने कांस्टेबल का बैच लिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने एडब्ल्यूओ टीपीओ का बैच लिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का बैच लिया होगा और बहुत सारे बच्चों ने ड्राइवर का भी बैच लिया होगा। तो ये क्लास जो है वो चारों में कॉमन है। पहले हम उस सिलेबस को खत्म कर रहे होंगे जो सब में कॉमन है। उन चैप्टर्स को हम लोग बाद में करेंगे जो कुछ में है कुछ में नहीं है, मेरे प्यारे दोस्तों। नंबर सिस्टम जो है हम लोगों का टॉपिक चल रहा है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। लास्ट क्लास में अगर मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अगर लास्ट ईयर के एग्जाम की बात करूं तो ड्राइवर में नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, लेकिन जो अलग तीन एग्जाम है आपके, एडब्ल्यूओ टीपीओ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, वहां क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। तो हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था मेरे प्यारे भाई, बहुत शांति से अब चीजों को पढ़ेंगे, बहुत शांति से चीजों को समझेंगे। बस मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, शुरुआत की क्लास है इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि मेरे प्यारे दोस्त आप लोग कमेंट्स पे जितना कम हो उतना ध्यान देना। कमेंट्स मैं नहीं पढ़ूंगा, कमेंट्स पढ़ने के चक्कर में चीजें सारी गड़बड़ा जाती हैं, आपकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। तो बहुत आराम आराम से चीजें समझाता हुआ चलूंगा, हर एक चीज समझते हुए आप लोग चलोगे। कमेंट्स पे आप लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दोगे, कमेंट्स की स्पीड बहुत तेज है, बहुत सारे लोग लाइव हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त सबके कमेंट पढ़ पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की मेरे प्यारे दोस्त, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन। 1 to infinity नेचुरल नंबर्स होते हैं, 0 से इंफिनिटी तक होल नंबर्स होते हैं। इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव +1 से लेके +इंफिनिटी तक, नेगेटिव -1 से लेके -इंफिनिटी तक। जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, जीरो केवल इंटीजर होता है। इवन नंबर जो दो से डिवाइड हो जाते हैं, सबसे छोटा इवन नंबर दो होता है। जो दो से डिवाइड नहीं होते वो मेरे ओड नंबर कहलाते हैं। रेशनल नंबर जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जो जिसमें q 0 के बराबर नहीं होता और p और q दोनों पूर्णांक यानी दोनों इंटीजर होते हैं। इरेशनल नंबर जो रेशनल नंबर नहीं होते वो इरेशनल नंबर होते हैं। प्राइम नंबर जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, एक तो वो संख्या एक से डिवाइड हो रही होती हैं और एक अपने आप से डिवाइड हो रही होती हैं, उन सभी संख्याओं को प्राइम नंबर कहा जाता है। प्राइम नंबर में हमने बहुत डिटेल में बात की थी। क्या प्राइम नंबर कंप्लीट हो चुका है? बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, चीजों को समझते रहेंगे। कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, यानी कि वो संख्या जो एक और अपने आप से अलग किसी अन्य से भी डिवाइड हो जाती हैं, उन संख्याओं को कंपोजिट नंबर कहा जाता है, उन संख्याओं को भाज्य संख्या कहा जाता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 बताई थी, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या मेरे प्यारे दोस्तों मैंने 9 आप लोगों को बताई थी, ठीक है। रियल नंबर -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक जो भी संख्याएं हैं, चाहे वो रेशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, सभी संख्याएं जो होती हैं वो मेरी रियल नंबर कहलाती हैं। तो फिर इमेजनरी नंबर क्या होता है? इमेजनरी नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसमें आई लगा होता है, आयोटा लगा होता है। आयोटा लगता कब है? जब रूट के अंदर नेगेटिव में वैल्यू आ जाती है तो वो नॉट डिफाइंड फॉर्म में होती है, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त उसे आयोटा के साथ हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद इमेजनरी नंबर ट्विन नंबर क्या था? ऐसे प्राइम नंबर
ट्विन नंबर या जुड़वा संख्याएं उनको कहते हैं, ऐसे प्राइम नंबर जिनमें 2 का गैप होता है वो सारे ट्विन नंबर्स कहे जाते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स कहे जाते हैं। ऐसे प्राइम नंबर जिनमें 2 का गैप होता है वो सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएं बोली जाती हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, परफेक्ट नंबर किसे बोलते हैं? परफेक्ट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स का सम, जिनके गुणनखंड का सम उस संख्या के बराबर आ जाता है, वो सारे परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, 1 होता है, 6 होता है मेरे भाई, 1 होता है, 6 होता है, 28 होता है मेरे भाई। ये सारे जो होते हैं वो मैंने आपको परफेक्ट नंबर भी बताए थे। ठीक है यहां तक चीजें क्लियर है। अब मेरे भाई थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें हम लोग बात कर चुके हैं, कौन सी एक काल्पनिक संख्या है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्त, अब चीजों को समझने की कोशिश करना, बहुत महत्वपूर्ण चीजें आप लोगों के सामने समझाने जा रहा हूं। देखिए प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ चीजें समझाऊंगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जब भी आप दो ओड नंबर्स को जोड़ते हैं, जब भी आप दो ओड नंबर्स को जोड़ते हैं तो क्या आता है? जब भी आप एक ओड नंबर को और एक इवन नंबर को जोड़ते हैं तो क्या आता है मेरे भाई? जब भी आप दो इवन नंबर्स को जोड़ते हैं तो क्या आता है? पहले तो ये रिजल्ट आपको मुझे बताने हैं मेरे प्यारे भाई, पहले तो ये रिजल्ट आप लोगों को मुझे बताने हैं कि भाई साहब इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा। आप एग्जाम्पल के साथ चीजों को समझ सकते हैं। मैंने आप लोगों से ये कहा, चौथा पॉइंट मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब भी दो ओड नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? बहुत बढ़िया। जब भी हम दो, एक ओड नंबर होगा एक इवन नंबर होगा, जब भी इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? और छठा पॉइंट है, जब भी दो इवन नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? मेरे प्यारे दोस्त आंसर देना स्टार्ट करिए कि क्या आएगा इनका बिल्कुल सही जवाब। देखिए हिंदी मीडियम वाले ये समझे, ओड को विषम कहते हैं और इवन को सम कहते हैं। जब भी हम दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं, आपने कहा एक विषम संख्या 3 है, एक विषम संख्या 5 है, दोनों विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और 8 क्या है मेरा? इवन होता है। यानी कि आज के बाद हम लोग याद रखेंगे कि जब भी दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा कैसी संख्या आएगी? हमेशा सम संख्या निकल के आएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, इवन को हम लोग सम कहते हैं और ओड को हम लोग विषम कहते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने आपको यह बताया कि जब भी दो विषम संख्याओं को आप लोग जोड़ोगे तो आपके सामने सम संख्या निकल के आएगी। पहला पॉइंट क्लियर। मैंने आपसे कहा एक संख्या विषम है और एक संख्या सम है, आपने कहा एग्जाम्पल दो, मैंने कहा विषम संख्या 3 है और सम संख्या 4 है। अब दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और 7 मेरी कैसी संख्या होगी? ओड होगी, यानी कि विषम आएगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर एक संख्या आप लोगों की विषम है और एक संख्या सम है तो उन दोनों को जोड़ के हमेशा विषम आएगा। हमेशा क्या आएगा? विषम आएगा मेरे भाई। नेक्स्ट पे आइए। मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने आप लोगों से प्यारे दोस्त ये कहा कि भैया एक सम संख्या है, दूसरी भी सम संख्या है। पहली सम संख्या 4 ले दी, दूसरी सम संख्या 6 ले दी, तो आंसर क्या आएगा? 10 आएगा, जो कि मेरी सम ही होगी। यानी दो इवन संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा इवन आता है। बताइए इन तीनों पॉइंटों में कोई समस्या है तो बताइए। इन तीनों पॉइंटों में बेटा क्वेश्चन पूछा गया, अभी क्वेश्चन पे आऊंगा तो ये चीज यूज होगी। जल्दी से मुझे बताइए, क्या ये चीज समझ में आई? वो चीज बाद में बताऊंगा। अपरिमेय की परिमेय में गुणा करेंगे क्या आएगा, परिमेय की परिमेय में करेंगे क्या आएगा, वो सारी चीज बाद की है। पहले मुझे ये बताइए, क्या ये तीनों बातें आपकी समझ में आई? तो आपने कहा जी ये तीनों बातें हमारी समझ में आ चुकी हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्त समझिए, अगर मैं यहां से कहता हूं ओड की मल्टीप्लाई ओड में कर दीजिए। मेरे भाई मैंने एक संख्या 3 ले दी, एक संख्या 5 ले दी। अगर दो विषम संख्याओं की आप गुणा करते हैं तो हमेशा विषम संख्या ही आती है मेरे प्यारे भाई। 3 गुणा 5 15 होता है, जो कि विषम होती है।
अगर आप एक संख्या ओड लेंगे, एक संख्या इवन लेंगे, इवन आपने ले दी मेरे भाई 8, 8 पंजे 40 हो जाएगा, तो ये हमेशा इवन निकल के आएगा। और दो इवन संख्याओं की गुणा हमेशा इवन आती है। क्या ये 6 के 6 पॉइंट आप लोगों के क्लियर हैं? क्या ये 6 के 6 पॉइंट क्लियर हैं आप लोगों के? जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए कि जी हाँ, ये 6 के 6 पॉइंट आप लोगों के क्लियर हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार, भाई से चला देना। ये 6 के 6 पॉइंट क्लियर है। आइए मेरे प्यारे दोस्त, मैं कुछ चीजें और समझाता हूं, आसानी से बात करते हैं उन चीजों के बारे में। मेरे प्यारे भाई, ध्यान से चीजों को समझना। अब मैं चल रहा हूं कुछ आगे। मैंने आप लोगों से प्राइम नंबर के बारे में एक छोटी सी बात बोली थी। जब हम लोग प्राइम नंबर पढ़ रहे थे, जब हम लोग अभाज्य संख्या पढ़ रहे थे, तब मैंने आप लोगों को दो के बारे में खास बात बताई थी। क्या आपको पता है कि दो के बारे में क्या खास बात थी? फटाफट से बताइए। जब हम लोग प्राइम नंबर पढ़ रहे थे, तो मैंने दो के रिगार्डिंग, टू के रिगार्डिंग एक खास बात बताई थी, जो सबसे डिफरेंट बनाती है उसको। वो प्रॉपर्टी जो दो को सबसे डिफरेंट बनाती है, वो कौन सी प्रॉपर्टी थी मेरे भाई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने बताया था कि दो ही एकमात्र सम संख्या है, दो ही एकमात्र सम संख्या है, दो ही एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है, जो अभाज्य है, जो प्राइम नंबर है। वरना सारी अभाज्य संख्या जो होती हैं वो विषम होती हैं, यानी ओड होती हैं। अगर कभी भी आपसे पूछे कि भाई दो के बारे में क्या खास बात है, तो आप उससे बताना भाई साहब ये दो जो है ना, ये ही एक ऐसा इवन नंबर है जो मेरा प्राइम नंबर है। वरना जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे ओड होते हैं, वो सारे के सारे मेरे प्यारे दोस्त ओड होते हैं। अब ध्यान से सुन लेना, मेरी बात को समझ लेना, मेरी बात को जान लेना। अब मैं बात करने वाला हूं 2023 के आए हुए क्वेश्चंस पे, मैं बात करने वाला हूं 2023 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चन पे प्यारे दोस्त मैं बात करने वाला हूं। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मैंने आपसे कहा तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याएं हैं, तीन अभाज्य संख्याओं को जोड़ के, तीन अभाज्य संख्याओं को जोड़ के मेरे भाई इवन संख्या आ रही है। तीन अभाज्य संख्याओं को जोड़ के मेरे भाई इवन संख्या आ रही है। अगर तीन अभाज्य संख्या हम लोग लेते हैं P Q R, तो यहां इवन संख्या हम लोगों को देखने को मिलती है। और P से बड़ा Q है और Q से बड़ा R है, तो बताइए P का मान क्या होगा? बताइए P का मान क्या होगा? सोच समझ के बोलना, सोच समझ के बोलना मेरे भाई। बहुत डीप में लेके जा रहा हूं चीजें, क्योंकि डीप में चीजें पूछी गई हैं आप लोगों से 2023 में। और मैं अपने पर दाग नहीं लगवा सकता मेरे प्यारे दोस्त, कि जो पढ़ाया है वो पूछा नहीं गया। जो पूछा जाएगा वो सारा का सारा आपको क्लास के अंदर से देखने को मिलेगा। मैंने आप लोगों से कहा कि तीन अभाज्य संख्याओं को जोड़ के इवन आ रहा है। बताइए कि भैया P सबसे छोटा है, Q उससे बड़ा है, R उससे बड़ा है, तो बताइए भैया P का मान क्या होगा? अच्छा एक बात मुझे बताओगे प्यारे दोस्त, एक बात मुझे बताइए, क्या दो को छोड़ के सारी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल होती हैं। क्या ये भी विषम होगी, ओड होगी? बहुत बढ़िया। क्या ये भी ओड होगी? बिल्कुल होगी जी। ये ओड है या नहीं ये मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन अगर यहां दो होता है तो वो इवन होगा, और दो से अलग यहां कुछ भी होता है तो वो ओड ही होगा। होगा या नहीं? प्यारे दोस्त मुझे बताइए, ओड और ओड को जोड़ेंगे तो क्या आपको देखने को मिलेगा? इवन देखने को मिलेगा। यहां भी इवन आ रहा है। यदि यहां कोई ओड नंबर होता है, यदि यहां कोई ओड नंबर होता है, तो ओड और ओड को जोड़ेंगे तो इवन आएगा, और इवन में ओड जोड़ेंगे तो ओड आना चाहिए, जबकि इवन रहा है। इसका मतलब यहां मेरे प्यारे दोस्त ओड नहीं आएगा, यहां एक इवन नंबर आएगा। कैसे? ओड और ओड को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? इवन आएगा।
उस इवन में इवन को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। और आंसर क्या लाना है, इवन ही लाना है। यानी सबसे छोटी संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्योंकि इवन बस एक ही अभाज्य संख्या है, वो है 2। उससे अलग सारी अभाज्य संख्या जो होती हैं वो सारी ओड होती हैं। क्या ये बात आपके समझ में आ गई, बोलो, क्या ये बात आपके समझ में आ गई? यही पॉइंट बना के लिख लीजिए। जब भी तीन अभाज्य संख्याओं का जब भी तीन अभाज्य संख्याओं का बेटा पॉइंट बना के लिखिए, हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। जब भी तीन अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या दी हो, जब भी तीन अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या दी हो, तो उनमें से एक अभाज्य संख्या 2 होती है। उनमें से एक अभाज्य संख्या 2 होती है। बॉक्स के अंदर बंद करिए भाई साहब, फटाफट इस पॉइंट को लिखिए, इस पॉइंट को लिखिए मेरे भाई, और बॉक्स के अंदर बंद कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है मैंने। जब भी तीन अभाज्य संख्याओं को जोड़ के सम संख्या दिया हुआ हो, तो उनमें से एक अभाज्य संख्या 2 होती है। ये 100% फिक्स होता है, ये 100% जो है वो फिक्स होता है। ठीक है भाई, तो मैंने लिखा जब भी तीन अभाज्य संख्याओं का योग जो है वो सम संख्या आप लोगों को दिया हुआ होगा, जब भी तीन प्राइम नंबर का सम जो है वो इवन नंबर आप लोगों को दिया होगा, तो उनमें से एक प्राइम नंबर ऑलवेज 2 होगा। ये बात मैंने इंग्लिश में लिखवा दी, ऑलवेज 2 होगा मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? यही एक और पॉइंट लिखिए नोट बना के, जब भी मेरे प्यारे दोस्त लिखना, चार जब भी चार अभाज्य संख्याओं का योग, जब भी चार अभाज्य संख्याओं का योग विषम दिया हुआ हो, जब भी चार अभाज्य संख्याओं का योग विषम दिया हो, तो अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, विषम दिया हुआ हो। मेरे भाई मैंने आपके सामने चार अभाज्य संख्याएं लिखी, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। चार अभाज्य संख्याओं का योग मैंने विषम यानी ओड लिखा हुआ है। चार अभाज्य संख्याओं का योग मैंने विषम यानी ओड लिखा हुआ है। ध्यान से समझना, आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या जो होती है वो दो से अलग सारी की सारी क्या होती हैं, वो सारी की सारी विषम होती हैं। यानी कि इनमें से ये भी विषम होगी, ये भी विषम होगी मेरे प्यारे दोस्त, ये भी विषम होगी, ओड होगी, ये भी विषम होगी। और इसके बारे में नहीं कह सकते कि ये विषम है या सम है मेरे भाई। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि क्या ये सम होगी या विषम होगी। अच्छा ये बताइए, विषम और विषम को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे जब हम ओड और ओड को जोड़ते हैं तो इवन आता है, ओड और ओड को जोड़ते हैं तो इवन आता है, और इवन में ओड को जोड़ेंगे, इवन में ओड को जोड़ेंगे तो ओड आएगा। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा, अभी आपने पढ़ा होगा मेरे भाई, ओड और ओड को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? तो आपने कहा ओड और ओड को जोड़ेंगे तो इवन आएगा। आपने लिख दिया भाई साहब इन दोनों को जोड़ के इवन आएगा, बहुत बढ़िया। इवन में ओड को जोड़ेंगे, इवन में ओड को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? तो आपने कहा जी ये तो ओड आएगा। यानी इन तीनों को जोड़ के ओड आ चुका है। अब मैं ओड में क्या जोड़ूं, ओड में क्या जोड़ूं, ओड में क्या जोड़ूं कि ये ओड आ जाए? तो आप कहेंगे ओड में आपको इवन जोड़ना पड़ेगा, ओड में आपको इवन जोड़ना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट ओड आएगा। यानी उस केस में एक संख्या को इवन होना पड़ेगा, उस केस में एक संख्या को मेरे प्यारे दोस्त इवन होना पड़ेगा। ठीक है, अब देखना मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये चीज समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये चीज समझ में नहीं आई है तो मेरे भाई एक तो इस पॉइंट को याद रख लो, जब भी तीन अभाज्य संख्याओं का योग आप लोगों को सम संख्या दी हो
तो उनमें से एक संख्या जो होती है वो 2 होती है। एक पॉइंट यहां लिखवा रहा हूं, जब भी चार अभाज्य संख्याओं का योग विषम यानी ओड दिया हुआ हो तो उनमें से एक संख्या 2 होती है। उनमें से एक संख्या उनमें से एक संख्या 2 होती है। ये दोनों पॉइंट बना के लिखिएगा मेरे भाई, यहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये दोनों पॉइंट बना के लिखिएगा, यहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब भी तीन संख्या आपके सामने दी हुई है, शांत हो जाओ बिल्कुल। जिनका मैथ कमजोर है वो भी शांत हो जाओ, जिनका मैथ बहुत स्ट्रांग है वो भी शांत हो जाओ। मैंने अभी तक पिछले 20 मिनट में केवल 2 बातें आप लोगों को समझाई। मैंने पहली बात ये बोली कि जब भी 3 प्राइम नंबर का सम इवन दिया हुआ हो तो उनमें से एक प्राइम नंबर 2 होता है। ये फिक्स है, 100% ट्रू है, आपको याद रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट मैंने ये बताया। जब भी मैंने आपसे कहा नहीं, एक वो नहीं है, एक आपका परफेक्ट नंबर नहीं है। देखिए, मैंने कहा जब भी चार अभाज्य संख्याओं का योग आप लोगों को ओड दिया हो, विषम दिया हुआ हो, तो उनमें से एक संख्या 2 होती है। ये आपको दोनों पॉइंट याद रखने होंगे और मैं इन पर एक आपको एग्जाम्पल कराता हूं। एग्जाम्पल सुनिए मेरे प्यारे भाई, एग्जाम्पल सुनिए। मैं इन पर बेस्ड एक क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूं कि वो क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा, बहुत शानदार सा, एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा, बहुत शानदार सा मैं आपके सामने कराने जा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त। सबसे पहले हम लोग कहां तक कर चुके थे? ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। इसका आंसर मुझे करिए, 14th का आंसर मुझे दीजिए। बताइए, बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा, मैंने बताया था 6, 28 और 428 बोला था शायद। वो रटना पड़ेगा आपको, एक बार देख लीजिए। मैंने उनके फैक्टर्स भी आपको बताए थे कि उन संख्याओं को छोड़ के उनके सभी फैक्टर्स का सम अगर संख्या के बराबर आ जाता है तो वो परफेक्ट नंबर कहलाती है। नहीं लोकेश कुमार, इससे फालतू क्वेश्चन सोचो भी मत। अगर तीनों ओड हो, नहीं देगा वो ओड कभी भी। अगर 3 संख्याएं देगा तो हमेशा इवन देगा, अगर 4 संख्याएं देगा तो हमेशा ओड देगा। पहले मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन ने कहा है जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे अभाज्य संख्या होती हैं जिनका अंतर हमेशा 2 के बराबर होता है। ये बात आपको पता है। 35 और 100 के बीच में, 35 और 100 के बीच में जुड़वा अभाज्यों की संख्या कितनी है? बेटा 35 और 100 के बीच में आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, क्या 41 और 43 35 और 100 के बीच में है? क्या क्या मेरे भाई और कौन सी होगी? 51 नहीं होगी? क्या 59 और 61 जो है वो 35 और 100 के बीच में है? क्या मेरे भाई 67 भी नहीं होता? 71 और 73 जो है, 71 और 73 भी होती है मेरे भाई। और कौन सी होती है? क्या ये 3 ही अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो मेरे भाई 3 जोड़े ऐसे हैं जो 35 और 100 के बीच में है और जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। पहला जोड़ा 41 43, दूसरा जोड़ा, दूसरा जोड़ा मेरे भाई दूसरा जोड़ा क्या होगा? 59 61। तीसरा जोड़ा क्या होगा? तीसरा जोड़ा 71 73। चौथा जोड़ा कौन सा होगा? चौथा जोड़ा कोई नहीं होगा। चौथा जोड़ा कोई नहीं होगा। तो ऐसे केवल कितने जोड़े संभव है? 3 जोड़े संभव है। ये रहा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, कांस्टेबल नहीं है, 2023 का क्वेश्चन है मेरे भाई। ये डेट गलत लिखी हुई है मेरे प्यारे भाई, ये डेट जो है वो गलत लिखी हुई है। डेट जो है वो गलत लिखी हुई है। बताइए मुझे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मेरे दोस्त, पांचवी अभाज्य संख्या अब आपको यहां निकालना पड़ेगा। पांचवी अभाज्य संख्या, पांचवी अभाज्य संख्या क्या है मेरे भाई? पांचवी अभाज्य संख्या होती है, पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी 3 है, तीसरी 5 है, चौथी 7 है और पांचवी जो है वो 11 है। ठीक है,
पांचवी अभाज्य संख्या और 100 से ठीक बाद वाली अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। 100 से ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या 101 होती है। तो मेरे भाई इन दोनों का गुणनफल आपसे पूछना चाह रहा है, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 1111 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1111 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 24/11/2023 में मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया है, बताइए। 24/11/2023 में 28 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है? 28 से छोटी लिख दीजिए। 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 11 होगी, 13 होगी, 17 होगी, 19 होगी और 23 होगी। क्या इनसे अलग कोई अभाज्य संख्या है? क्या इनसे अलग कोई अभाज्य संख्या है? तो आप कहेंगे कोई अभाज्य संख्या नहीं है। 23 और 17 40 होते हैं, 40 और 19 59, 59 और 13 कितने होते हैं? 72, 72 और 11 83, 83 और 7 90, 5 95, 3 98, 2 100 हो जाएगा। तो 28 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है? तो आप कहेंगे 100 होता है। अच्छा, आप में से ये बताइए कितने लोग सीरियस एस्पायरेंट हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में वास्तव में लगना चाहते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो वास्तव में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, एडब्ल्यूओ, टीपीओ, ड्राइवर में लगने के लिए इस बैच को खरीदे हैं? बताइए, ऐसे कितने लोग हैं? हाँ, मैं उन्हीं का जवाब दूंगा संजना, मैं सबका जवाब दूंगा। बताइए, ऐसे कितने लोग हैं जो, हाँ, सबने लिख दिया मैं। और कॉमन सा सवाल है कि जब हमने बैच खरीदा है तो हम सीरियस एस्पायरेंट ही हैं, लगना चाहते हैं। तो जब आप सीरियस एस्पायरेंट हैं तो ऐसे बेतुका सवाल क्यों पूछते हैं? आप में से एक बच्चा कह रहा है सर मेरे कुछ भी समझ नहीं आया है। वो बात अलग है कि जहां 20,000 लोग क्लास को देख रहे हों, वहां एक दो बच्चा बोले तो वो चलता है, इतना इतना आएगा, मैं सबको सेटिस्फाई नहीं भी कर सकता। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त मुझे ये बताइए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो 28 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? तो क्या इस क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा कि 28 तक की अभाज्य संख्या लिख लो? पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, ये सारी अभाज्य संख्याएं मैंने 100 तक आपको लिखवाई हैं। 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है, 19 होती है और 23 होती है। ये सारी 28 से छोटी अभाज्य संख्या है। क्या इनको जोड़ना मुझे बताना पड़ेगा कि भाई इन सबको जोड़ के वो पूछना चाह रहा है? या जुड़ने के बाद 100 आएगा ये मुझे बताना पड़ेगा? आप बताइए थोड़ा सा। भाई एफर्ट्स तो डालने होंगे, अभी शुरुआत जरूर है, लेकिन मेरे दोस्त तो मेहनत करनी होगी। मैं बिल्कुल मानता हूं बहुत सारे बच्चे बहुत पहले मैथ छोड़ चुके होंगे, बहुत सारे बच्चों का मैथ वीक रहा होगा, लेकिन ये मैथ बिल्कुल भी वीक नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप पढ़िए तो सही, उस हिसाब से कोशिश तो करिए मेरे भाई। कोशिश भी नहीं करेंगे तो चीजें कैसे प्रॉपर हो पाएंगी? ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है, 20 और 30 के बीच की अभाज्य संख्याओं के वर्ग का योग ज्ञात करें। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यानी 20 से बड़ी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं और 30 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 20 से बड़ी दो अभाज्य संख्याएं होती हैं 20 और 30 के बीच में। यानी कि एक अभाज्य संख्या 23 होती है और एक अभाज्य संख्या 29 होती है। उसने कहा है 20 और 30 के बीच की अभाज्य संख्याओं के वर्ग का योग ज्ञात करें, यानी इनका वर्ग करना पड़ेगा। 23 का वर्ग होता है मेरे प्यारे दोस्त 529 और 29 का वर्ग होता है मेरे प्यारे दोस्त 841। वो आपसे इन दोनों का योग पूछना चाहता है, इन दोनों का योग पूछना चाह रहा है, इन दोनों का सम पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे भाई 9 और एक 10 को जीरो हासिल, एक 2 और 4 6 और एक 7 हो जाएगा, 8 और 5 13 हो जाएगा। क्या उनके वर्गों का योग 1370 आएगा?
क्या उनके वर्गों का योग 1370 आएगा? क्या ये चीज आपको समझ में आई? तो आपने कहा बिल्कुल आई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा हेड कांस्टेबल, ये रहा मेरे प्यारे दोस्त हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का क्वेश्चन। मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ने कहा है यदि सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, उन सबका योग दे रखा है x। उन सबका योग 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन सबका योग दे रखा है x। आगे कहा है सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग y है। यानी विषम की बात कर रहा है तो 2 को काउंट नहीं करेगा, यानी 3 है, 5 है, 7 है, ऐसी सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? y है। तो उसने पूछा है x माइनस वाई क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। जब इसमें से इसे घटाओगे तो सारी वैल्यूज कट जाएंगी, इन दोनों का डिफरेंस बस 2 का आएगा, क्योंकि ऊपर वाले में आपने 2 को काउंट किया था, नीचे वाले में आपने 2 को काउंट नहीं किया है। तो इन दोनों में मेरे भाई डिफरेंस कितने का हो जाएगा? इन दोनों में डिफरेंस जो है वो 2 का हो जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस जो है वो कितने का हो जाएगा? तो आप कहेंगे इन दोनों में 2 का डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि ये सभी अभाज्य संख्याओं का योग लिखा हुआ था, ये विषम अभाज्य संख्याओं का योग लिखा हुआ है। तो केवल 2 को ही तो काउंट नहीं किया, बाकी तो सबको काउंट कर लिया। भाई सारी अभाज्य संख्या विषम होती हैं केवल 2 को छोड़ के, यानी सबको काउंट कर लिया, बस 2 को काउंट नहीं किया। तो डिफरेंस कितने का आ गया? 2 का आ गया मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इस क्वेश्चन पे आइए, देखना भाई साहब, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा आंसर, जो आंसर करते हैं उनके नेम लेना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि 20-22 हजार के बच्चों के कमेंट चल रहे हैं, तो मैं मतलब नजर भी नहीं पड़ रही है मेरी कमेंट पे। बताइए, बता क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, बहुत आराम से आपके साथ पढ़ूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2145 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से अधिक है? यानी 2145 के सभी अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, वो सारी अभाज्य संख्या निकालनी है, वो सारे प्राइम नंबर निकालने हैं जो 2145 को पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। निम्नलिखित में से यानी इन दी हुई में से कौन सी संख्या ऐसी है जो 2145 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से अधिक है? अभाज्य गुणनखंडों के योग से अधिक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भाई साहब पूछे गए हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए, अभाज्य संख्याओं की काउंटिंग करिए। अभाज्य संख्या 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, यहां तक चेक कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत बड़े देखने को नहीं मिलेंगे, आपको चेक करने पड़ेंगे, इसका कोई तरीका नहीं है। आपने कहा क्या इसका गुणनखंड 2 है? गुणनखंड तब होगा, फैक्टर तब होगा जब 2 इसको डिवाइड कर देगा। क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्या 3 से होगा? 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्या 5 से डिवाइड होगा? बिल्कुल हो जाएगा, पीछे 5 है। 7 से डिवाइड होगा? 7 या 21, 45 डिवाइड नहीं होगा। 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 एकम 11, कितना बचेगा? 10, 11 निम्मा 99, 11 पंजे 55, 11 से भी डिवाइड हो जाएगा। 13 से, 13 एकम 13, कितना बचेगा? 8 बचेगा। 13 छिंग 78, 6 बचेगा, 13 से भी डिवाइड हो जाएगा। 17 से, 17 एकम 17, 4 बचेगा, 17 दूनी 34, 10 बचेगा, नहीं डिवाइड होगा। 19 एकम 19, 2 बचेगा, 19 एकम 19 होता है, 5 बचेगा, नहीं डिवाइड होगा। 23 से काटेंगे, 23 निम्मा 207 होते हैं, 7 बचेगा, नहीं डिवाइड होगा। 29 से काटेंगे भाई साहब, 29 से क्या कट रहा है? 29 से क्या कट रहा है बाद में देखेंगे। अब मुझे ये बताइए किन किन से डिवाइड हो रहा है। एक तो 3 से डिवाइड हो रहा है, एक 5 से डिवाइड हो रहा है, एक 11 से डिवाइड हो रहा है,
एक 13 से डिवाइड हो रहा है, और किसी से हो रहा है अभी नहीं देखा है। तो मेरे भाई मुझे ये बताइएगा, यहां देखिए 5 और 3 8, 11 और 8 19, 19 और 13 32, 32 से ज्यादा कौन सी संख्या दी हुई है? क्या 32 से ज्यादा ये है? नहीं। क्या 32 से ज्यादा ये है? नहीं। क्या 32 से ज्यादा ये है? नहीं। यानी 100% आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपकी समझ में बात नहीं आई होगी मेरे प्यारे दोस्त। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, इसे हम दूसरे तरीके से करते कैसे हैं। 2145 के फैक्टर कर लीजिए। 2145 के फैक्टर कर लीजिए मेरे भाई। 3 से काटोगे, 3 सत्ते 21 होता है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 हो जाएगा। 7 और 1 8 5 13, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5 होगा, 6 7 2 बचेगा, 5 चौक 20 होगा, 5 चौक 20, पाँच कितना, 5 तिया 15 हो जाएगा। देखो ना, 5 एकम 5 होगा, 2 बचेगा, 21 हो गया, 5 चौक 20, 1 बचेगा, 5 तिया 15। फिर आपने 11 से काटा, 11 एकम 11, 11 तिया 33 हो जाएगा। फिर आपने 13 से काटा, 13 एकम 13 हो गया क्या? अब ध्यान से सुनना। उसने कहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, यानी इनमें से कौन सी संख्या 2145 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से अधिक है। तो क्या ये इसके अभाज्य गुणनखंड है? क्या ये इसके प्राइम फैक्टर है मेरे भाई? तो आपने कहा 5 और 3 8, 11 और 8 19 और 13 अभाज्य गुणनखंडों का योग 32 बैठ रहा है। कौन सी संख्या 32 से अधिक है? क्या ये 32 से अधिक है? नहीं। क्या ये 32 से अधिक है? नहीं। क्या ये 32 से अधिक है? नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा। छोड़ो ना, मत करो भाई। नहीं, 29 क्यों लिया? भाड़ में जाने दो, 29 क्यों लिया। आ जाओ, इससे आ जाओ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये कह रहा है 2145 आप लोगों को एक संख्या दी हुई है, आप उसके प्राइम फैक्टर निकालिए, आप उसके अभाज्य गुणनखंड निकालिए, उन अभाज्य गुणनखंडों का योग करिए। कौन सी संख्या उसके अभाज्य गुणनखंडों के योग से ज्यादा है? तो जब आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आपके सामने ये इसके फैक्टर नजर आए। यानी ये संख्या 3 से भी कटेगी, 5 से भी, 11 से भी, 13 से भी। क्या चारों के चारों अभाज्य हैं? उसने कहा इन अभाज्य गुणनखंडों के योग से कौन सी संख्या ज्यादा है? तो जब आपने इनका योग निकाला तो वो 32 आया। 32 से कौन सी संख्या ज्यादा है भैया? 41 है। बहुत बढ़िया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखना अपनी कॉपी में मेरे भाई, है ना। टाइम लगता है अच्छी चीजों को करने में मेरे प्यारे दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आइए थोड़ा सा पढ़िए ना, इस क्वेश्चन पे आइए। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सोच लेना बाबू, सोच लेना। जो चीज पढ़ा के आया हूं वही चीज का इस्तेमाल है यहाँ। सर अगर योग 30 आता, अगर योग 30 आता तो वो एक ही ऑप्शन देता, फिर वो 41 देता ही नहीं, फिर उस केस में 32 आंसर लगाते। पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, है ना। बड़ा नंबर वो कभी भी नहीं देगा। वो जानता है कि प्राइम फैक्टर का कोई डेफिनेट रूल नहीं है। प्राइम फैक्टर का कोई डेफिनेट रूल नहीं है, वो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन ने कहा है तीन भिन्न अभाज्य संख्याएं, यानी कि तीनों अलग अलग भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी है। और याद रखना तीनों अलग अलग बोली हैं। इन सब का योग जो है, इन सब का सम जो है वो 44 दिया हुआ है मेरे भाई। बात को समझना। मैंने एक नोट बना के एक बात लिखवाई है। अगर तीन अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या आता है, मैंने एक बात आपके सामने लिखवाई है। वो कौन सी बात है? वो कौन सी बात है मेरे प्यारे दोस्त? वो ये रही बात, जब भी तीन अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या दी हो
तो उनमें से एक अभाज्य संख्या 2 होती है। आपने कहा जी याद है ये पॉइंट, बहुत बढ़िया। मैंने कहा आप लोगों से जब भी तीन अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या दी हो, सम संख्या दी हो, तो उनमें एक अभाज्य संख्या 2 होती है। होती है क्या? क्या समझ गए इस बात को? अब ये मत कहना जी ये 2 कहां से आया। अगर तीन अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या दी हुई है तो 101% उसमें एक संख्या मेरे भाई 2 होगी। एक संख्या होगी वो 2 होगी। मेरे प्यारे दोस्त ये 2 प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। 44 में से 2 जाएगा, 42 आएगा। अब मुझे दो अभाज्य संख्या बता दो जिनको जोड़ के 42 आता हो। आप कहेंगे एक 5 होगी और एक 37 होगी, एक 5 होगी और एक 37 होगी, दोनों अभाज्य संख्याओं को जोड़ के 42 आएगा। एक 5 होगी और एक 37 होगी, दोनों अभाज्य संख्याओं को जोड़ के 42 आएगा। प्यारे दोस्त उसने सबसे बड़ी संभावित अभाज्य संख्या पूछी है, तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा। पक्का? क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भाई आप तो होशियार बालक मिले हो, होशियार बालक मिले हो, लाजवाब, एकदम लाजवाब। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्यों बताया था मैंने आज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं, और मुझे उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है और इसका जवाब आप चुटकियों में दे देंगे। मुझे उम्मीद ही, ऊपर 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 कर, ऊपर करो तेज। हाँ यही बस। बताइए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? मेरे प्यारे भाई एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। पी क्यू आर एस चार अभाज्य संख्याएं हैं मेरे भाई। 19 और 23 भी कर सकते हैं। आ जाओ 19 और 23 कर देंगे। यहाँ एक 19 संख्या ले दी है, यहाँ एक 23 संख्या ले दी है। दोनों संख्याओं को जोड़ के कितना आना चाहिए? 42 आना चाहिए। 42 आ भी रहा है। उसने कहा है सबसे बड़ी संभावित अभाज्य संख्या, यानी अगर ये आपको सबसे बड़ी लेनी है तो ये आपको सबसे छोटी लेनी होगी। आपने पहले इसको 3 लिया तो ये 39 लेनी पड़ेगी, तब 42 बैठेगा, लेकिन 39 अभाज्य संख्या नहीं है। आपने 5 लिया तो इसको 37 लेना पड़ेगा, तब 42 बैठेगा। 5 और 37 दोनों अभाज्य संख्या है, इसलिए मैंने इसको 37 कह दिया। ये 37 मैंने टिक करा दिया आप लोगों को। ठीक है, 19 23 बिल्कुल ले सकते थे, लेकिन 23 सबसे बड़ी संभावित अभाज्य संख्या थोड़ी ना है मेरे भाई। देखिए पी क्यू आर एस चार अभाज्य संख्याएं हैं, इस प्रकार है कि उनका योग 45 के बराबर है। पी क्यू आर एस ये चार अभाज्य संख्याएं हैं, इनका योग 45 के बराबर है। ये कैसी संख्या है मेरे प्यारे भाई? तो आप कहेंगे जी ये विषम संख्या है, ये मेरा ओड नंबर है। क्या ये मेरा ओड नंबर है? तो आप कहेंगे जी ओड नंबर है। आ जाइए पॉइंट नंबर दूसरे पे आइए। जब भी चार अभाज्य संख्याओं का योग विषम दिया हो, जब भी चार अभाज्य संख्याओं का योग विषम दिया हो, तो उनमें से एक संख्या 2 होती है। ये पॉइंट लिखवाया है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। उनमें से एक संख्या 2 होती है। क्या इनमें से एक संख्या 2 हो जाएगी? उसने कहा है P जो है वो सबसे छोटा है, Q उससे बड़ा है, R उससे बड़ा है, S उससे बड़ा है। क्या मेरे दोस्त अगर सबसे छोटा P है तो सबसे छोटा ही 2 हो जाएगा? क्या P की वैल्यू ही 2 हो जाएगी? भाई ये तो सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये। 2 से बड़ी ही सारी अभाज्य संख्याएं होती है। क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी 2 जो है वो P की वैल्यू हो जाएगी? यानी कि P की वैल्यू जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 2 आ चुकी है। अब उसने कहा है P की पावर 4 यानी 2 की पावर 4 प्लस 2, P की वैल्यू 2 आई है। तो 2 की पावर 4 16 होता है। 16 में 4 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्त? आंसर 20 आएगा। मेरे प्यारे दोस्त आंसर 20 आएगा। ठीक है मेरे भाई, इसमें कंफ्यूज मत होना।
उसने कहा है सबसे बड़ी संभावित मान बताइए। तो सबसे बड़ा अगर संभावित मान में 41 ऑप्शन से भी हो सकता है, लेकिन अगर उसने सबसे बड़ा पूछा है ये वाला, तो ये सबसे छोटा लेना पड़ेगा। दो आप ले चुके हो, इसके बाद आप तीन लोगे। तीन में क्या जोड़ो कि 42 आ जाए, यहां आपको 39 लेना पड़ेगा, लेकिन 39 अभाज्य नहीं है। तीन के बाद आपको पांच अभाज्य लेनी पड़ेगी, पांच में क्या जोड़े कि 42 आ जाए, 37 जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा संभावित मान 37 ही होगा। केस तो बहुत बन जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा संभावित मान 37 ही होगा। क्या ये चीज समझ में आई क्या? ये वाली बात समझ में आ गई भाई। ए की वैल्यू जो पी की वैल्यू जो है वो 2 होगी। चार अभाज्य संख्याओं को जोड़ के अगर विषम संख्या आ जाती है, चार अभाज्य संख्याओं को जोड़ के अगर विषम संख्या आ जाती है मेरे प्यारे भाई, तो उनमें सबसे छोटी संख्या जो होगी वो 2 होगी। उनमें सबसे छोटी संख्या जो होगी वो 2 होगी। अब आप कह सकते हो जी दो तो ये भी हो सकती है, दो तो ये भी हो सकती है, दो तो ये भी हो सकती है। आपने पी को ही दो क्यों माना? क्योंकि पी सबसे छोटा दिया हुआ है उसने। यहां देखो ना, पी सबसे छोटा है, क्यों? उससे बड़ा आर, उससे बड़ा एस, इसमें यानी इन सारों में सबसे छोटा पी है, तो सबसे छोटा होता भी तो दो ही है अभाज्य संख्या। तो इसलिए पी की वैल्यू को हम 2 मानेंगे। इससे बड़ी बड़ी ही सारी अभाज्य संख्याएं होंगी, ये भी इससे बड़ी होगी, ये भी इससे बड़ी होगी मेरे प्यारे दोस्त। तो इससे बड़ी बड़ी ही ये सारी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूं। हाँ, हेडिंग डालिए मेरे प्यारे दोस्त, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्टूल दे देना। इकाई का अंक। अब आप शांति बनाइए, थोड़ा शांति बनाइए। 2 मिनट में आप लोगों से बात करूं। 2 मिनट बेटा। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं पी की पावर 4 क्यों लगाई। बेटा दी हुई है पी की पावर 4, 2 की पावर 4 इसलिए लगाई। 2 मिनट में आप लोगों से बात करूंगा। अगर पी सबसे छोटा ना दिया होता तो आंसर क्या होता? नॉट डिफाइंड। 41 और 3 44 होता है मेरे भाई। 41 और 3 44 होता है, लेकिन इस 2 को माइनस कर दोगे तो 42 आना चाहिए। इन दोनों संख्याओं का योग 42 आना चाहिए। अगर इन दोनों संख्याओं का योग 42 आना चाहिए, तो एक को आपको 5 रखना होगा, बी को आपको 37 रखना होगा। यही सबसे बड़ी संख्या होगी। 41 क्यों नहीं लिया? 41 अगर आप इसको लेते हो तो फिर आपको इसे एक लेना पड़ेगा, तभी तो दोनों को जोड़ के 42 आएगा मेरे भाई। क्या एक आपकी अभाज्य संख्या होती है? नहीं होती ना। इसलिए हम यहां 41 को नहीं लेंगे, 5 और 37 को लेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप शांत रहें तो कुछ चीजों पे मैं आपसे बात करूं। ये मैं आपके सामने बैठ चुका हूं। आराम से पहले शांति बनाइए, पहले शांति बनाइए। इससे पहले मैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू और बताऊंगा। भाई मेरे, अभी तक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था, दो को क्यों माइनस किया है। अच्छा, पहले पहले क्वेश्चन को ही क्लियर कर देता हूं मैं, आगे बाद में बढ़ूंगा। मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं, छोड़िए इस बात को, मैं इसको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। यही क्वेश्चन में दिक्कत है ना आप लोगों को। तीन भिन्न, भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, अभाज्य संख्याओं का योग, तीन अलग अलग अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? 44 दिया हुआ है। यही दिया हुआ है। तो आपने कहा जी बिल्कुल यही दिया हुआ है। सबसे बड़ी संभावित अभाज्य संख्या बताइए, इन तीनों में सबसे बड़ी संभावित अभाज्य संख्या क्या होगी? मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको बताया है, अगर तीन अभाज्य संख्याओं को जोड़ के कभी भी आपके सामने सम संख्या दी हो, तो उन तीनों में से एक अभाज्य संख्या 2 होती है। एक अभाज्य संख्या जो है वो 2 होती है। आप किसी को भी 2 मान लो, मैंने इसको 2 मान लिया, ये 2 होगा, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाए। यानी कि बची क्या, क्यों बची? आर बची। इन दोनों को जोड़ के 42 आना चाहिए। उसने कहा है
कि सबसे बड़ी संभावित संख्या बताइए। मैंने कहा ये सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी ये तब आएगी जब ये सबसे छोटी हो। दो हम लोग ले चुके हैं, दो से अगली अभाज्य संख्या 3 होगी। तो अगर इसे 3 लेते हो तो इसको 39 लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी दोनों को जोड़ के 42 आएगा। 39 मेरी अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हम इसको 3 भी नहीं ले सकते। आपने कहा कि 3 से बड़ी अभाज्य संख्या 5 आएगा। यहां 5 है तो यहां आपको 37 लेना पड़ेगा, तभी दोनों को जोड़ के 42 आएगा। ये दोनों की दोनों भी अभाज्य संख्या हैं, यानी आर की ये सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 37 हो सकती है। इसलिए मैंने 37 को मेरे प्यारे दोस्त टिक किया था। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अभी बहुत थोड़ा सा सिलेबस हुआ है। बहुत सारे बच्चों को परेशानी हो सकती है, लेकिन आप एक बार क्लास को फिर से देखना। जितने शुरुआत से मैं चीजों को लेके चल रहा हूं, जितने शुरुआत से मैं चीजें को लेके चल रहा हूं, जितने धीरे धीरे मैं चीजों को लेके चल रहा हूं, शायद उतनी बार कोई आपको समझाएगा भी नहीं। आपको ये बात माननी होगी कि आपका मैथ बहुत वीक है। जिनको ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, उनका मैथ जो है वो बहुत वीक है। उनको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट्स डालना पड़ेगा। बेटा 31 और 11 हो सकती हैं, दोनों को जोड़ के 42 आएगा, लेकिन 31 क्या बड़ी है? 31 से बड़ी तो मेरे पास 37 है। मैं कह रहा हूं कि 31 और 11 हो सकती है, 19 और 23 भी हो सकती है, लेकिन उसने कहा है सबसे बड़ा संभावित अभाज्य संख्या। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा 37 होगा या 31 होगा? आप मुझे ये बताइए। आप कहेंगे 37 होगा। ऑप्शन से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे? इन दोनों संख्याओं को जोड़ के कितना आना चाहिए? Q प्लस R को जोड़ के कितना आना चाहिए? 42 आना चाहिए। अगर सबसे बड़ी 41 मान लेते हो तो ये वाली कितनी होगी? 1 होगी, तभी तो 42 आएगा। क्या ये एक अभाज्य संख्या है? नहीं। सबसे बड़ी 43 मान लेते हो, 43 में क्या जोड़ू 42 आ जाए? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सबसे बड़ी 31 मान लेते हो, 31 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 31 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 12 जोड़ना पड़ेगा, तब 31 में 11 जोड़ना पड़ेगा, तब 42 आएगा। क्या दोनों अभाज्य हैं? बिल्कुल अभाज्य हैं। लेकिन एक संख्या 37 भी है। 37 में 5 जोड़ना पड़ेगा, तब 42 आएगा। अब मुझे ये बताइए 31 बड़ा है या 37 बड़ा है? आप कहेंगे 37 बड़ा है। उसने सबसे बड़ी पूछी है, इसलिए मैंने आंसर को 37 लगाया है। भाई, प्राइम नंबर का जो कॉन्सेप्ट था वो अपने आप में थोड़ा सा पेचीदा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब जो मैं आपके सामने करा रहा हूं ये बड़े ही आसान किस्म के क्वेश्चन होते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। जिनका मैथ बहुत ज्यादा वीक है, वो प्यारे दोस्त एक बार क्लास को फिर से देखना, क्लास को फिर से समझना। ऐसा नहीं है क्लास ऐसे समझ में नहीं आएगी। फिर अगर अब नहीं आ रहा है तो आपको क्लास को दोबारा तिबारा देखना होगा। आइए, स्थानीय मान और जातीय मान की बात करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने एक संख्या आपके सामने लिखी। मैंने एक संख्या आपके सामने लिख दी भाई साहब, 54 32 978। मैंने आपसे पहले बात कर रहा हूं फेस वैल्यू की। फेस यानी कि जातीय मान की बात कर रहा हूं। और याद रखने का तरीका यह है, व्यक्ति की जाति कभी भी नहीं बदलती। इसका मतलब जो आपसे जिसकी फेस वैल्यू पूछी जाए, अगर 8 की फेस वैल्यू पूछता है तो 8 होगी, 7 की फेस वैल्यू पूछता है तो 7 होगी, 9 की फेस वैल्यू पूछता है तो 9 होगी, 2 की फेस वैल्यू पूछता है तो 2 होगी, 3 की फेस वैल्यू पूछता है तो 3 होगी, 4 की फेस वैल्यू पूछता है तो 4 होगी, 5 की फेस वैल्यू पूछता है तो 5 होगी। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर कभी भी वो किसी भी अंक की फेस वैल्यू पूछता है तो मेरे प्यारे दोस्त जिसकी फेस वैल्यू पूछी जाए उस वही उसकी फेस वैल्यू होती है। 8 की फेस वैल्यू 8, 7 की फेस वैल्यू 7, 9 की फेस वैल्यू 9, और मेरे भाई 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, 5 की 5। ठीक है, प्लेस वैल्यू की बात करते हैं मेरे भाई।
प्लेस वैल्यू की बात करते हैं, जिसे हम लोग स्थानीय मान कहते हैं, जिसे हम लोग स्थानीय मान मेरे प्यारे भाई बोलते हैं। ध्यान से समझ, अगर किसी भी अंक का स्थानीय मान निकालना है, मान लो 9 का स्थानीय मान निकालना है, तो 9 के आगे कितनी डिजिट हैं उतनी जीरो लगा दो, ये 9 का स्थानीय मान आ जाएगा। मैंने कहा 8 का स्थानीय मान निकालना है, तो 8 के आगे कोई डिजिट नहीं है, इसलिए 8 का स्थानीय मान 8 ही रहेगा। मैंने आपसे पूछा 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 के आगे एक डिजिट है तो एक जीरो लगा दो मेरे भाई। जिसका भी स्थानीय मान आपसे पूछा जाए उसके आगे डिजिट कितनी है उतनी जीरो लगा दोगे तो आपके सामने स्थानीय मान आ जाएगा। मैंने आपसे पूछा भैया 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 का स्थानीय मान पूछ रहा हूं, तो इसके आगे नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 5, तो इसके आगे आप 5 जीरो लगा देंगे। 4 के आगे कितनी डिजिट है, 5 डिजिट है, तो इसके आगे 5 जीरो आप लोग लगा देंगे मेरे भाई। ये बात समझ में आई क्या? तो स्थानीय मान और जातीय मान किसी संख्या का निकालना हो तो निकालने का तरीका ये होता है। अब पॉइंट में अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो पॉइंट में आप लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिया 2341.798, ये एक संख्या दे दी मैंने आपसे, यहां पॉइंट लगा हुआ है और मैंने आप लोगों से पूछा इसमें फेस वैल्यू। फेस वैल्यू तो चाहे पॉइंट की पूछे चाहे इंटीजर की पूछे, फेस वैल्यू नहीं बदलती, कभी भी नहीं बदलती। अगर वो आपसे फेस वैल्यू पूछता है मेरे प्यारे दोस्त, 8 की तो 8 रहेगी, 9 की 9 रहेगी, 7 की 7, 1 की 1, 4 की 4, 3 की 3, 2 की 2, फेस वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगी। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू देखी जाए तो पॉइंट के केस में प्लेस वैल्यू जो है वो बदल जाती है। कैसे बदल जाती है मेरे भाई? 87 और 89 नहीं आएगा शैलेश यादव, 87 3 से 29 से दोनों से डिवाइड होता है। ठीक है मेरे भाई, अभी प्राइम नंबर के क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए हैं, थोड़ा सा आगे पढ़ा के फिर प्राइम नंबर के क्वेश्चन कराऊंगा। एक साथ नहीं कराऊंगा, धीरे धीरे बढ़ता रहूंगा, क्वेश्चन कराता रहूंगा। मुझे पता है किस तरीके से करानी है चीजें। ठीक है, देखिए अब मैं पॉइंट वाली संख्याओं की प्लेस वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। पॉइंट वाली संख्याओं की प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं मेरे प्यारे भाई। अगर स्थानीय मान आपसे पूछा जाता है पॉइंट के लेफ्ट वाली संख्याओं का, अगर 1 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 1 का स्थानीय मान जो होता है वो 1 होता है। इस वाली डिजिट का स्थानीय मान, पॉइंट के लेफ्ट में जो पहली डिजिट है इसका स्थानीय मान वही संख्या होती है, वही नंबर होता है। अगर मुझसे 4 का स्थानीय मान पूछा जाता है तो 4 का पूछा जा रहा है, 4 और पॉइंट के बीच में एक डिजिट है तो एक जीरो लगा दो। अगर मुझसे 3 का स्थानीय मान पूछा जाता है तो 3 और पॉइंट के बीच में दो डिजिट है तो दो जीरो लगा दो। और अगर मुझसे 2 का स्थानीय मान पूछा जाता है तो 2 और पॉइंट के बीच में तीन डिजिट है तो तीन जीरो लगा दो। ये प्यारे दोस्त स्थानीय मान आपके सामने आ जाएंगी। आ जाएंगी क्या बच्चे? बहुत बढ़िया, आगे आइए। अब बात करते हैं पॉइंट के राइट हैंड साइड वाली, बात करते हैं कि पॉइंट के राइट हैंड साइड वाली चीजें कैसे होंगी। प्यारे दोस्त, पॉइंट के राइट हैंड चीजें जो लिखी हुई हैं उसका प्लेस वैल्यू 0.7, जैसे 7 का अगर प्लेस वैल्यू पूछी जाती है तो पॉइंट को ऐसे का ऐसे ही लगाइए, 7 को ऐसे का ऐसे ही लिख दीजिए। आपने कहा जी 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगी, पॉइंट को ऐसे का ऐसे ही लगाइए, पॉइंट और 9 के बीच में एक जीरो है तो एक जीरो आप लगा दीजिए। पॉइंट 8 का प्लेस वैल्यू पूछी जाती है तो पॉइंट का ऐसे का ऐसे ही लगाइए, पॉइंट और 8 के बीच में दो डिजिट है तो दो जीरो लगाइए। मेरे प्यारे दोस्त, ये पॉइंट के राइट वाली साइड की प्लेस वैल्यू आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब।
तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, समझने की कोशिश करो। मैथ वीक है तो वो एक दिन में स्ट्रांग नहीं हो सकता, थोड़ा सा आपको अपने पर काम करना होगा। मैं बहुत धीरे धीरे अभी चीजों को लेके चल रहा हूं, बहुत बारीकी से चीजें समझाता हुआ चल रहा हूं, आपको उसी तरीके से पढ़ना होगा। ओके, टाटा, बाय बाय।